एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष केवल क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है। इस संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में बढ़ोतरी और समुद्री व्यापार मार्गों पर अनिश्चितता ने विश्व बाजार को झकझोर दिया है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गई हैं और कुछ विश्लेषक इसे $185 तक जाने की आशंका भी जता रहे हैं। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का 80% से अधिक आयात करता है, इसलिए कीमतों में हर वृद्धि हमारे आयात बिल को बढ़ाएगी। अगर कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल की वृद्धि होती है तो भारत का आयात बिल 12 से 13 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इससे चालू खाते का घाटा और व्यापार असंतुलन भी बढ़ सकता है। फिलहाल जो स्थितियां बनी हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या आने वाला समय विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा। सवाल लाजमी है। रूस, चीन द्वारा ईरान को कूटनीतिक समर्थन भारत के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आता है। ये समर्थन मध्य पूर्व में संतुलन बनाए रखकर और तेल की कीमतों को नियंत्रित करके भारत के ऊर्जा आयात को सुलभ बना सकता है, लेकिन अमेरिका की टेंशन भी बढ़ाने वाला हो सकता है। ऐसे में इस समय जो हालात दुनिया के हैं उस पर भारत पर कितना असर होगा, हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया केवल भारत का ऊर्जा स्रोत ही नहीं है, बल्कि वो भारत की ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक साझेदारी, प्रवासी भारतीयों की आय, व्यापार, निवेश प्रवाह और समुद्री व्यापार मार्गों के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए यदि इस क्षेत्र में व्यापक सैन्य संघर्ष होता है तो उसके आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भारत के वैश्विक व्यापार तंत्र पर गहरे, बहुआयामी और दीर्घकालिक हो सकते हैं। आइए जानते हैं पश्चिम एशिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पश्चिम एशिया लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता, सामरिक समुद्री मार्गों का नियंत्रण और धार्मिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इसे वैश्विक राजनीति का एक संवेदनशील क्षेत्र बनाती है। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे संवेदनशील पहलू ऊर्जा आयात है। भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 80% से अधिक कच्चे तेल आयात से पूरा करता है। पश्चिम एशिया से आने वाला तेल भारत की ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख आधार है। इस आपूर्ति का बड़ा भाग हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। यदि ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष के कारण इस समुद्री मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है तो इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। हालांकि भारत ने इस समस्या को सुलझा लिया है। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है और इसको मजबूत करने के लिए हमने 2 स्तरों पर एक साथ काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बात हुई। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। Came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. उधर रूस और चीन द्वारा ईरान को कूटनीतिक समर्थन भारत के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आता है। ये समर्थन मध्य पूर्व में संतुलन बनाए रखकर और तेल की कीमतों को नियंत्रित करके भारत के ऊर्जा आयात को सुलभ बना सकता है। हालांकि ये अमेरिका ईरान तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे भारत की भू राजनीतिक चिंताएं बढ़ सकती हैं और उसे पश्चिम और रूस, चीन, ईरान गुट के बीच संतुलन बनाए रखने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
रूस और चीन के सहयोग से ईरान के तेल निर्यात में स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है, जिससे भारत को तेल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है। यदि रूस ईरान गठबंधन के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। रूस चीन का ईरान को समर्थन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है, क्योंकि भारत के अमेरिका के साथ ही मजबूत संबंध है। यदि ये समर्थन क्षेत्र में युद्ध को रोकता है तो ये भारत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये युद्ध को और बढ़ावा देता है तो ये भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। ऐसे में ये गठजोड़ भारत को तेल के मोर्चे पर राहत दे सकता है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने का दबाव बढ़ा सकता है। बढ़ते तनाव के बीच भारत की रणनीति क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा, भारत वैकल्पिक स्रोतों से तेल और एलएनजी आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है और अपने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ा रहा है। संतुलित कूटनीति, भारत ईरान और इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंधों का लाभ उठाकर तटस्थ बने रहने और अपने नागरिकों व व्यापार की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहा है। सुरक्षित व्यापार मार्ग, भारत हॉर्मुज रूट से कार्गो मूवमेंट को बहाल करने और जरूरत पड़ने पर लाल सागर के बंदरगाहों के माध्यम से पाइपलाइन का उपयोग करने की रणनीति अपना सकता है। नौसेना की भूमिका, क्षेत्र में फंसे जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की तैनाती जारी रह सकती है। आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षेत्र में भारत स्वदेशी प्रणालियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि खतरों से निपट सके। मानो सऊदी अरेबिया ने या रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल अमेरिका को दे दिया, ये नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका को सब कुछ दे दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। द्वारा दिया गया संकट है देश को। अगर उन्होंने ईरान से अपने रिश्ते अच्छे रखे होते, बताइए 13 दिन बाद ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। मैंने तो पहले दिन कहा था, उसी दिन बात कर ली होती। प्रधानमंत्री जी से मेरी अपेक्षाएं इन दिनों न्यूनतम सूचकांक पे। कोविड का दौर हमने देखा है। आज भी मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी, थोड़ा वेश बदलिए। डिनायल इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। जो भी परेशानियां आ रही हैं उस पर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि काबू पा सकते थे और एक जो पुराना रिश्ता था वो भी मजबूत रहता। और थोड़ा जो लेट कर दी, 13-14 दिन बाद आप बात कर रहे हैं, जो पहले बात कर लिए रहते। प्रधानमंत्री आखिर बात की तो उसका हल क्या निकला? कोई हमारे यहाँ तो उसका लाभ मिला नहीं, या कोई उन्होंने छूट नहीं दे दी ईरान की तरफ से। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री की विदेश नीति इस समय पूरी तरह सवालिया घेरे में है। ये वार्तालाप बेअसर है, बेबुनियाद है, इसका कोई असर नहीं है। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फैला है। ईरान ने हमारे उस क्रूड ऑयल के जहाज को आने की अनुमति दी और 1.43 लाख टन की कच्चा तेल का सिर्फ हमारे यहाँ पहुँच चुका है। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि खुद लखनऊ में से हम सदन में राहुल गांधी है नहीं और उनके लोग सदन में चलने नहीं दे रहे हैं। और उसकी राजनीति करने का प्रयत्न कांग्रेस और अपोजिशन वाले कर रहे हैं। उनको मालूम है कि भाई वहाँ युद्ध हो रहा है, इसके कारण विरोधी दलों ने इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपोजिशन को चेतावनी दी है, बात सही है, इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन सब के बीच एक अहम पहलू सामने आया है, जहां हॉर्मुज के बाद भारत को एक और झटका मिला है। ईरान ने मचाई तबाही तो तीसरे सबसे बड़े सप्लायर ने घटाया 70% तेल प्रोडक्शन। दरअसल इराक ने मार्च 2026 के मध्य तक अपने कच्चे तेल का उत्पादन नाटकीय रूप से घटाकर लगभग 1.2 से 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर दिया है। ये उसके पिछले उत्पादन जो लगभग 4.3 मिलियन बीपीडी था, उसमें लगभग 70% की भारी गिरावट को दर्शाता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होना इसका सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में युद्ध की वजह से भारत के सामने पहले ही एलपीजी संकट है और अब इराक में तेल प्रोडक्शन का 70% तक घटना बहुत बड़े टेंशन की बात है। इराक भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शीर्ष स्तर का कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है। इराक लगातार रूस के साथ साथ भारत के शीर्ष 2 सप्लायरों में से एक रहा है और 2026 की शुरुआत तक भारत के कुल कच्चे तेल का लगभग 16.6% हिस्सा सप्लाई कर रहा है। ऐसे में एक तरफ भारत रूस से तेल खरीद सकता है, उधर ट्रंप अपने अड़ियल मिजाज को नहीं छोड़ रहे हैं। कुल मिलाके ये महायुद्ध रुकने की स्थिति में नहीं लगता और यही हालात रहे तो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ा करेगा। एक बड़ा सवाल यहाँ और भी है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो क्या आने वाला समय विश्व युद्ध की तैयारी का होगा? ये देखने वाली बात होगी।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो आखिरकार क्या आने वाला समय जो है वो विश्व युद्ध का एक इंतजार है या ऐसा हो सकता है? आज ये सवाल इसलिए आया क्योंकि रूस और चाइना जिस तरीके से समर्थन में आए, कूटनीतिक समर्थन के है ईरान को लेकर, तो क्या आने वाली सिचुएशन ऐसी हो सकती है? 2-3 बातें हैं जिसे बहुत गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा। देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि रूस से तेल नहीं लेना है, अब छूट दे दी है कि आप ले सकते हैं वहां से ऑयल। दूसरी चीज ये है कि रूस जिस रेट पर पहले तेल सप्लाई करता था, अब वो इस सिचुएशन में नहीं कर रहा है और ना ही करेगा, क्योंकि जो स्थितियां बनी हैं सबको सबकी मजबूरी समझ में आती है। रही बात संबंधों की, तो आपने किसकी वजह से कैसे संबंध खराब किए या बैलेंस किए, ये भारत को भी बहुत अच्छे से पता है। तो पूरा सिनेरियो एक ऐसी जगह आ गया है कि यदि मान लीजिए आने वाले समय में रशिया या चाइना, यदि एक अभी तो कूटनीतिक समर्थन है और पूरी कोशिश ये होगी कि वो इस तरीके से वॉर का सीन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए यदि ये युद्ध नहीं रुकता है, चीजें बिगड़ती जाएंगी और यदि रूस और चाइना का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर कहीं ना कहीं अमेरिका को मुश्किल जरूर हो जाए। भारत पर कितना असर पड़ेगा, इन सारी चीजों को हमें यहाँ समझना पड़ेगा। हम चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी पूजा मिश्रा। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं राजेश जी? जो सिनेरियो इस वक्त पे है, मैं आज प्रेजेंट की बात कर रही हूं, क्योंकि इतने दिनों से चीजें चलते चलते अब जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बात करी है और सारी बातचीत के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा तब हो जाएगा जब अच्छा करने की कोशिशें होंगी, लेकिन कितना अच्छा करने की कोशिशें हो रही हैं और कितना अच्छा हो रहा है, यह हमें बहुत अच्छे से दुनिया में नजर आ रहा है। पूरे सिनेरियो को समझें तो क्या ये जंग जो है रुकने जैसी स्थिति में दिख रही है? और यदि नहीं, मान लीजिए चीजें और बढ़ती हैं, तनाव और क्रिएट होता है, तो रशिया और चाइना की भूमिका क्या इससे एक कदम और आगे होगी और फिर भारत पर कितना असर? राखी जी, ऐसा है कि ये युद्ध जो रुकने का, जहां तक सबसे पहले कि ये युद्ध आज लगभग तीसरे सप्ताह में युद्ध प्रवेश कर गया है और रुकने के तरफ यह युद्ध बढ़ रहा है या यह जो है यह युद्ध लंबे खींचने की तरफ बढ़ रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर। क्योंकि ईरान ने इस युद्ध में सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा है और ईरान की ओर से जो भी अटैक हो रहे हैं, चाहे वो कतर पे हो या यूएई पे हो रहा है या सऊदी अरब पे या बहरीन पे, ये सारे अटैक जो है अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्ट्रेटजिक एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उस पे अटैक हो रहा है, जो वो अपने बचाव में कर रहा है। क्योंकि ईरान के पास कोई इस तरह का मिसाइल नेटवर्क नहीं है या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पे वो अटैक कर सके। तो ईरान पे आपने देखे कि आज से पहले भी दुनिया में दो देशों के बीच युद्ध होते रहे, लेकिन युद्ध की शुरुआत ही एक देश के हेड ऑफ स्टेट की हत्या से की गई। जो वहां आयतुल्ला की भूमिका है या उनकी जो जगह है ईरान के संवैधानिक तंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, वो है मोर देन हेड ऑफ स्टेट है। तो आप युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं एक हेड ऑफ स्टेट की हत्या, उसके परिवार के मासूम बच्चों की हत्या, उनकी पत्नी की हत्या से, और उसके बाद इसका मतलब है कि आपने बातचीत करना ही नहीं था। और जो IEA, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन बात कर रहा था ईरान के साथ, उस बातचीत में लगभग आयतुल्ला सारी शर्तें मानने को तैयार थे, लेकिन वो बातचीत सिर्फ दिखावा था। अमेरिका बेसिकली इजराइल के प्रेशर में और सऊदी अरब के प्रेशर में, क्योंकि इजराइल को यह लगता है कि यदि पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में कोई भी देश न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन जाता है, न्यूक्लियर उस पे आर्सेनल है, परमाणु हथियार होगा, तो वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। ये निश्चित रूप से इजराइल का सोचना इस जगह तो ठीक है, लेकिन इजराइल यह सोचे कि कोई दूसरा देश परमाणु हथियार नहीं रखे, लेकिन मैं रखूंगा। यदि वेस्ट एशिया में
परमाणु हथियार खतरा है वेस्ट एशिया के लिए, तो इजराइल का रखना भी खतरा है। तो इजराइल को भी अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। अब इसमें जो है इन मुद्दों के पे हम विशेष और ज्यादा बात के बजाय भारत के संदर्भ में जो इसका प्रभाव है, अब आप देखिए कि अयातुल्ला के मौत के बाद 5वें दिन हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से जो है ईरानी दूतावास में जाके शोक संदेश लिखा गया। उस शोक संदेश के अलावा हमने अभी तक एक बार भी 4-5 बार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर चुके हैं अपने काउंटर पार्ट से ईरान में, लेकिन अयातुल्ला की मौत के ऊपर कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से जो बात की है उसमें भी किसी तरह का अयातुल्ला की मौत के ऊपर खेद नहीं है। और क्या ईरान की डिप्लोमेसी ये बात नहीं जानती कि भारत आज युद्ध के 13वें दिन भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और उस बातचीत में भी उनके हेड ऑफ स्टेट की वो मौत नहीं है, वो हत्या है। क्योंकि आप कोई भी दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो ये एक तरह का आप कहिए कि अनडिक्लेयर्ड जो है सारी दुनिया के बीच में एक प्रोटोकॉल जैसा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मारा जाता था। अब आप पॉलिटिकल लीडरशिप की मारने से नहीं, हत्या से आपने युद्ध की शुरुआत की है। तो इसका मतलब अमेरिका इस जल्दी में था कि हम 2-3 दिन में, क्योंकि निश्चित रूप से अमेरिका के पास जो एयर पावर है वो अनमैच्ड है दुनिया में, वो दुनिया में, और वो तेज जो हमला करता है अमेरिका, ये उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि 1-2 दिन में ईरान के महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट पे तेज हमले से ईरान को डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा और हमने पॉलिटिकल लीडरशिप को मार दिया। तो अमेरिका को लग रहा था कि जनता जो है बाहर आ जाएगी और रिजीम चेंज हो जाएगा। ये जो सारा है, सारा फाइट है, वो ईरान में रिजीम चेंज के लिए है। अब ये युद्ध जो तीसरे सप्ताह में पहुंचा क्यों? क्योंकि रिजीम चेंज के नाम पे आपने पहले दिन ही शुरुआत की अयातुल्ला की हत्या से। अब वहां पूरा ईरान लग रहा है कि जैसे कंसोलिडेट कर गया, सारा ईरान का समाज अपने लीडरशिप के साथ खड़ा है और इसने सारी स्थिति, अमेरिका की सारी प्लानिंग और इजराइल की सारी प्लानिंग को एक तरह से कहिए ना किनारे लगा दिया है। और ऐसे में जैसे आज ही आप देखिए कि जब अमेरिका का एक फ्यूल रिफिलिंग करने वाला जो उसका दुनिया का मोस्ट एडवांस उसका जो फाइटर प्लेन था, उसको आज ईरान ने मार गिराया, या वो जैसे भी जो है उसमें 4 कैजुअलिटी भी है। अमेरिका ने ही कॉन्फर्म किया है कि 6 उसमें क्रू मेंबर थे जिसमें 4 की मौत हो गई है। और जिस तरह से इराक के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अरामको में जो उसका सबसे बड़ी रिफाइनरी है उस पर अटैक हो रहा है। तो ये जो मैसेज है, देखिए आप इस मैसेज में एक और मैसेज इन्वॉल्व है कि इतने सारे अटैक आसपास के देशों में होने के बाद भी किसी भी देश ने ईरान के साथ सीधा युद्ध शुरू नहीं किया है। क्योंकि ओवरऑल जो पश्चिम एशिया की जनता है वो अमेरिका के इरादों को ऑलमोस्ट समझती है। यदि कोई भी देश, सऊदी अरब यदि ईरान पे अटैक करता है, कुवैत, बहरीन, कतर कोई भी अटैक करेगा, तो जो उस देश का जो कॉमन मास है ना, उसकी सिंपैथी ईरान के साथ जाएगी और ईरान पश्चिम एशिया का मुस्लिम लीडर बन जाएगा। ये जो डर है, इसी डर के कारण उन पे अटैक हो रहे हैं। ठीक है कि वहां सिविलियन एरिया में अटैक नहीं किए जा रहे हैं, जो अटैक है वो स्ट्रेटेजिक रीजन से हो रहे हैं या स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट के सेंटर्स पे हो रहे हैं या अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे किए जा रहे हैं। और इजराइल में आयरन डोम जो है इजराइल का, वो इतना फुल प्रूफ प्लान है कि ईरान का कोई भी मिसाइल, किसी तरह का बैलिस्टिक सिस्टम इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम को भेज नहीं पाएगा। और जिस तरह से इजराइल के से लेके सारे सेंटर्स पे बम अटैक हो रहे हैं, तो ये युद्ध जो है अब अमेरिका को ही आगे आना पड़ेगा। उसे ये समझना पड़ेगा कि वो युद्ध हारा नहीं है लेकिन जीत भी नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। पीसी थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। सर, क्या लगता है बढ़ता तनाव भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? बहुत स्पष्ट छोटा सा सवाल है, क्या जो समीकरण हैं वो बदलेंगे चाइना और रशिया के समर्थन के बाद? क्योंकि समर्थक कूटनीतिक रूप से है और इन चीज़ों को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि चाइना और रशिया जो है वो ईरान के समर्थन में आके अटैक कर देंगे या कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बताना काफ़ी था कि यदि रशिया और चाइना उनको सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि राजेश जी ने कहा कि अमेरिका को समझना पड़ेगा कि युद्ध जीत नहीं रहे हैं, तो कम से कम स्थितियों को ऐसे ना समझे कि उनसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि सिनेरियो बहुत बदलता जा रहा है। देखियो, ये जो युद्ध है ये पूरे विश्व को एक
पाठ पढ़ा रहा है और वो पाठ इतना महत्वपूर्ण है कि हर किसी को ये बात समझनी चाहिए कि विश्व में अभी चौधरी बनकर रहना मुश्किल होगा। जिस तरह से ट्रंप ने अपना व्यवहार दिखाया, जिस तरह से एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ के अपने इधर लिया, किस तरह से उनका व्यवहार था लगातार, उस व्यवहार पे निश्चित रूप से ईरान ने जो अपनी सैक्रिफाइस किया है उसके लिए पूरे विश्व को उसे सैल्यूट करना चाहिए। और जहां तक की बात आती है कि आप ये कहिए कि विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, तो हम इनफैक्ट विश्व युद्ध ही है ये, क्योंकि हाईटेक होने के कारण जो देश ईरान के पीछे खड़े हैं वे जल्दी से आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन निश्चित तौर से एक बड़ी भारी मोरल ताकत ईरान को मिल रही है। और वो जो गाइडेंस मिलती है, जिस तरह से पिन पॉइंटिंग द टारगेट्स, जिस तरह से आपने देखा कि जो रणनीति ईरान ने बनाई थी, वो कभी इतना बड़ा जो सुपर पावर कहता है अमेरिका, वो भी नहीं समझ पाया कि ईरान ने किस तरह से अपने को पूरी तौर से इस युद्ध के लिए तैयार किया हुआ था। अब जो विश्व युद्ध, पहले के विश्व युद्ध में आज के विश्व युद्ध में बहुत अंतर है। पहले आर्मी, नेवी और तमाम फोर्सेस एक्टिवेट होती थी और उनकी अपनी अपनी ताकतें काम करती थी। अभी हम ये बोले कि साहब ईरान की ये ताकत नहीं है कि वो अमेरिका में मिसाइल फायर कर सके, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अमेरिका की भी वो ताकत नहीं है जो ईरान में मिसाइल फायर कर सके। उसने उसी जो अरब कंट्रीज के देशों में अपने बेस बनाए थे, उन बेसेस को किस तरह से पग्गू बना दिया ईरान ने, ये देखने लायक था। जिस तरह से वो अपने एयरक्राफ्ट जो फ्लीट होता है, उनका कैरियर्स होते हैं थ्रू नेवी, ये जिस तरह से आते हैं, पोजीशन होते हैं, क्योंकि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की, तो उस समय भी अमेरिका अपना 7th फ्लीट को लेकर अरब सागर में आ गया था। तो वो उसकी आदत है, लेकिन इस समय उसका वो फ्लीट भी ईरान ने फेल कर दिया है। तो इन तमाम पहलुओं को जब हम नजर डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सस्ती ड्रोन के माध्यम से ईरान ने अमेरिका के कॉस्टलीस्ट जो डिफेंस सिस्टम है, मतलब बहुत भारी भरकम खर्चा अमेरिका को और इजराइल को उठाना पड़ रहा है अपनी सेल्फ डिफेंस में। जब मिसाइलें यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइलें फायर हो रही हैं, तो उनको उनसे बचने के लिए जो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको भी भेद दिया है ईरान की मिसाइलों ने। कितना बड़ा जखीरा मिसाइल्स का वो रखा हुआ था, क्योंकि अब का युद्ध जो है मिसाइल्स युद्ध है। हमने जब ऑपरेशन हमारा सिंदूर हुआ था, उस समय हमने समझ लिया था 3 दिन के अंदर कि जो इतना हाईटेक हो गया है वार, कि नेवी और आर्मी का यूटिलाइजेशन और एयरफोर्स का बाय एयर अटैकिंग बहुत कम हो चुका है। केवल वार ड्रोन और मिसाइल्स के रह गए हैं, और उसको समझते हुए ईरान ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत रखी। उनका देश का मोरल बहुत मजबूत था। 8 करोड़ की संख्या वाले ईरान के मोरल को भी पूरा विश्व सलाम करता है कि जिस तरह से एकमात्र देश है ईरान जो धार्मिक परंपराओं से गवर्न होता है। बाकी आप देखेंगे कि पूरी पूंजीवादी व्यवस्था के तहत, चाहे हम लेफ्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री बोले, रशिया और चाइना, पर वहां भी जो पूंजीवाद है वो हावी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उनका जो नियंत्रण है सत्ता का, गवर्निंग सिस्टम, वो समझदार लगता है। और उस समझदारी के कारण जो सबसे बड़ा विश्व की, हम बोलते हैं कि हमारी विदेश नीति, हमारी विदेश नीति कुछ नीति ही नहीं है। हम विश्व के आगे सबसे बेवकूफ नेतृत्व वाले
देश इस समय है, सब जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत को कल आएगा तो हमारे प्रधानमंत्री रशिया के पांव पड़ जाएंगे कि दे दो तेल। तो ऐसी तरह की स्थिति है। हम एक स्टडी जो कह सकते हैं कि भारत इस विदेश नीति को फॉलो कर रहा है, वो अब नहीं रहा। हमारी विदेश नीति ये है कि हमारी विदेश नीति है ही नहीं। इसलिए इन सब सवालों के पीछे हमारी जो मूल ताकत है, जनसंख्या, जो हमारा 140 करोड़ का जो ये भारी भरकम देश है, ये विश्व के लिए बहुत बाजार है, बड़ा बाजार है। और अपने बाजार को न चाइना खत्म करना चाहेगा, न रूस खत्म करना चाहेगा, और इस बाजार पे हावी होता अमेरिका निश्चित रूप से इस समय डिफेंसिव है। वो नहीं समझ पा रहा कि मैं किस तरह से अपनी इज्जत बचाऊं। ये बड़ा सवाल इस समय है। तो इस समय हमें कोई भी थपलियाल जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रशिया और चाइना कूटनीतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं, यदि अटैक करने की बारी आई, जैसे अमेरिका के साथ इजराइल है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन यदि मान लीजिए बनती है, तो क्या आपको लगता है कि रशिया और चाइना इस चीज में जाएंगे? देखो, रशिया चाइना ऑलरेडी इन्वॉल्व है। मैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे राइफल बड़ी सीना तान के पाकिस्तान के ऊपर गए थे, तो चाइना ने जो बैकअप दिया हुआ था पाकिस्तान को, और उसमें जिस तरह से उसने हमारे राइफल सिस्टम को, कवच को ब्रेक किया, हम घबरा गए। हम सच बोलने से हिचकते हैं, लेकिन सच ये था कि हमारी पहली सौटी में राइफल्स को ग्राउंड करना पड़ा। इसीलिए हम इधर उधर दौड़ते रहे, लेकिन हमने जो बेईमानी राइफल खरीदने में की थी, वो हमारी कमजोरी थी। इसलिए हाल में हमें अपनी नेवी के लिए राइफल लेने पड़े बिना बात के। इतना बड़ा फ्लीट नहीं चाहिए था हमें। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम रशिया से भी जा रहे हैं, हम यूरोपियन कंट्री से भी बोल रहे हैं आओ दे दो कुछ। ऐसी करके हम अपने देश के, वो तो मेरा देश इतना महान है कि मेरे देश के गरीब जीना जानते हैं। पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर भी हम लकड़ी से खाना बना के जिंदा रहेंगे। ये मेरा देश की वो है। हमारा देश इन पर डिपेंड नहीं है। जो लोग लूटते लूटते केवल 20% लोगों को इस देश में जिंदा रखना चाह रहे हैं। ठीक है थपलियाल जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। जकिया जी, मुझे सुन पा रही हैं? सभी एक्सपर्ट के व्यू आ जाएं, उसके बाद मैं राजनीतिक रूप से बातचीत शुरू करूंगी। जकिया जी, क्योंकि राजनीतिक रूप से आऊंगी तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, और मैं चाहती हूं कि एक कंक्लूजन निकल जाए कि आने वाली स्थिति क्या है। जकिया जी, कैसे देख पा रही हैं? क्या कोई मजबूरी है? मुझे ऐसा लगता है भारत के लिए इस समय संतुलन बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान से बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा देर से बात हुई है। बहुत सारा सिनेरियो राजेश भारती जी ने क्लियर पहले ही कर दिया था कि क्या क्या स्थितियां हुई। लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले ट्रंप को सुन रहे थे हम, पहले तेल नहीं लेना था, अब रियायत दे दी है उन्होंने तो रूस से तेल ले लीजिए। उधर इजराइल और ऑलरेडी संबंध अमेरिका से जिस तरीके के भारत के हैं, वो अच्छे तो ईरान से भी है, लेकिन ईरान के लिए खुल के सपोर्ट में नहीं आ सकते क्योंकि इधर से दिक्कत हो जाएगी। तो रशिया है ही, चाइना है ही, तो भारत के साथ मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी चुनौती है कि सबको बैलेंस भी करना है और अपने यहाँ प्रभाव भी नहीं पड़ने देना है। तो होगा कैसे? किसी को तो खुल के सपोर्ट करोगे आप, तभी तो कोई आपके लिए करेगा, और बैलेंस कैसे बनाओगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो राहुल, जब इंसान सबको कुछ करने की कोशिश करता है ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को देता है, क्योंकि जब सबको आप खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनों में कमी करते हैं। और अपना कौन है? भारत देश के वासी। तो भारत देश के वासियों के साथ जितनी भी समझौता हो सकती है, वो सारी समझौता यहाँ पे दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेरिका की फार्मिंग इंडस्ट्री का इंट्रीग बोल दो, तो हमारे फार्मर्स के साथ समझौता हो गया। शीट के साथ ऑलरेडी मैंने बताया कि किस तरह से हम लोगों ने समझौता किया हुआ है, लैब शीट्स को इस्तेमाल करना है, जीएमओ पे हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। और सबसे बड़ी जो चीज है, मोर देन अमेरिका के साथ एक बार खड़ा हो सकता है इंडिया खिलाफ में, बट इजराइल के सामने नहीं। आप खुद सोचो ना, इजराइल को तो हमने खुद बताया हुआ है यहाँ पे फिल्म उत्तराखंड में, इतनी अच्छी तरह से कसौल में हमने उन्हें स्पेस दिया हुआ है, उनकी एंट्री की हुई है, उनको अपना
एक तरह से बोलो कि पूरा वो पार्ट उनके हवाले किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट की हुई है। तो वहां पे जहाँ पे आप एक तरफ बिल्कुल इजराइल के साथ हैं और जहाँ पे इजराइल वॉर कर रहा है ईरान के साथ, वहां आप कैसे ईरान के सपोर्ट में आ सकते हैं? तो ये कूटनीति तो आपने पहले ही गड़बड़ा दी। अब एक बात मैं एग्जांपल दूंगी। लोगों को लग रहा है कि ईरान खिलाफ में है सऊदी, कतर एंड ये चीज के, और कतर एंड ऑल उसके अगेंस्ट में। आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, आज के बाद और आज के पहले किसी ने आपको ये चीज नहीं दिखाई थी। आप देखिए कि कतर और सऊदी सब पे, जहाँ पे दुबई सब पे है, जितनी भी अमेरिकन स्पेस थी, यार्ड्स थी, वहां पे जब अटैक हुआ, अटैक सटीक लगा, ठीक है। लेकिन दुबई के बुर्ज खलीफा के पास से निकल के मिसाइल चला गया, वहां पे उसको तोड़ भी लिया गया, ठीक है। क्यों? आप समझिए, इट्स अ वॉर अगेंस्ट मोमेन एंड ज्यूइश, इट्स नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। आप जहां पे मोमिन की बात आएगी, इट्स नॉट शिया सुन्नी, इट्स मोमिन, इट्स मुस्लिम हु इज फाइटिंग अगेंस्ट ज्यूइश। क्योंकि यहाँ पे जेरूशलम की बात है, यहाँ पे हमारे मस्जिद अक्सा की बात, जहाँ पे मस्जिद अक्सा की बात आएगी, वहां पे कोई भी चीज हमारे लिए समझौता की नहीं है, चाहे वो कितनी भी हमारे फायदेमंद की चीज हो। अगर वहां पे सऊदी के सलमान भी एकदम एग्री हो जाएंगे कि नहीं, हम बिल्कुल ही इजराइल के, 2 मिनट लगेगा वहां की आम जनता को उन्हें उठा के असैसिनेट करने में, क्योंकि वहां पे बात ईमान की और हमारे इस्लाम की आ जाए, ठीक है। तो ये चीज आप गौर करें कि जितने भी अटैक्स हुए सब एकदम सटीक लगे, ठीक है। लेकिन बुर्ज खलीफा के पास से बिल्कुल मिसाइल्स ने उनको तोड़ दिया। बजाते ब्रेकिंग न्यूज में हर जगह चला कि बुर्ज खलीफा के पास से जो अटैक हो रही थी उसको हमने नष्ट कर दिया। अरे नष्ट कर दिया क्योंकि आप वो करना चाहते थे। सऊदी खुद चाहता है कि उसके और जितने भी गल्फ कंट्री हैं खुद चाहते हैं कि अमेरिका की जो पकड़ उन लोगों ने अपने पिछाड़ रखी है हर तरफ, उस चीज को हटाने के लिए। अच्छा, फिर और पे एक चीज देखिए, सऊदी ने पाकिस्तान के साथ अपनी आर्मी की सेटिंग की। क्यों की? क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है। किससे डर? ईरान से डर है? नहीं। सऊदी को बहुत पहले अमेरिका ने बहुत ज्यादा एक्साइट किया है कि हम आपको न्यूक्लियर कंट्री बना देंगे, ईरान को न्यूक्लियर कंट्री मत बनने दीजिए, हम आपको सेकेंडरी न्यूक्लियर कंट्री बनाएंगे। लेकिन वो उसकी उसमें इंटरेस्ट नहीं रही, उसने जाके पाकिस्तान से टाई अप किया अपने आप को न्यूक्लियर सपोर्ट के लिए। किसके वजह से? नॉट बिकॉज ऑफ ईरान, बिकॉज ऑफ इजराइल, ठीक है। तो इजराइल के अगेंस्ट में जब इतनी सारी खेल गल्फ कंट्री कर रही है, इंडिया क्या सोच के सपोर्ट में नहीं उतर रहा है? डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि हर तरह से ईरान ने हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए हमेशा एक नेबरिंग कंट्री से भी बढ़ के उन्होंने काम किया। जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना था, वहां पे सब कंट्री पाकिस्तान के साथ थे, ईरान हमारे साथ आया था। लेकिन हमने क्या उसको दिया? हमने दोगलापन अपना दिया, हमने वो किया। और देखो अमेरिका ने पूरी नेवल को, मतलब जैसे ही अटैक हुआ, कहीं पे अटैक नहीं हुआ, सबसे पहला नेवल अटैक कहाँ पे हुआ? जहां पे वो हमारे से ट्रीटी करके बाहर निकल रहा था। क्या दिखाने के लिए? कि आप गए थे इंडिया के पास, लो हमने आपको नष्ट कर दिया। और पहले कौन पहुंचा? पहले सपोर्ट में भी कौन पहुंचा? उनके सपोर्ट में श्रीलंका पहुंचा, नॉट इंडियन आर्मी, नॉट इंडियन नेवल। भाई क्यों? बहुत बड़ी चीज है। देखो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने सब चीज बयान कर दिया है। जो समझदार हैं उनके लिए ये बयान एकदम, मतलब ऐसा कि खुली किताब हो चुकी है। अब सबको समझ में आ चुका है व्हाट इज इफ एंड व्हाट इज बट। अब बात करते हैं इंडिया की राजनीति। तो इंडिया की राजनीति का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? वी आर एक्सट्रीम इन नंबर, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन का पॉइंट, हमारे जो नेता वन मैन आर्मी वाले हैं ना, मन की बात करने वाले, ठीक है, तो वो दूसरे की मन की बात नहीं सुनने वाले क्या समझेंगे?
कि कैसे इसकी यूटिलाइजेशन करनी है। उन्हें तो लग रहा है कि जो हमारा सुन रहा है बस उसी को रखो और बाकियों को खत्म होने दो। जितनी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जितनी हमारे यहाँ अभी न्यू पॉलिसीज इंगेजमेंट हुई है, सब पॉलिसी को उठा के देख लो, गरीबों का हर हाल में खात्मा है। चाहे आप उनको सेकंड सिटीजन बना के खात्मा करें, चाहे आप उनकी ही एमएसएमई के ऊपर या जो भी छोटा वो कार्ट लेके घूम रहे हैं या कुछ भी लेके घूम रहे हैं, हर जगह ठेला की आपको कोडिंग करनी है, वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब एक जैविक जो जरूरत होती है, खाना पीना रहना तो छोड़ दो, झुग्गी में भी बेचारे रहते थे, उसको भी अनऑथराइज बोल के इंक्रोचमेंट बोल के हटा दिया, उसको तो छोड़ दो। खाना पीना भी अब उनकी दुबाल है, ठीक है। मतलब एक बोलते हैं कि लीटर करने के लिए एक जगह दी जाती है, वो तक नहीं दी जा रही है। तो बंदा को आप क्या करना चाहें? आप चाह रहे हैं कि या तो तू भाग जा या मर जा। सिंपल सा बात है। आप एकदम ओपन एंड शट केस रख रहे हैं कि द वन हु इज फिटेस्ट टू सर्वाइव, हु कैन स्टिल सर्वाइव। देखो मिडिल क्लास आज कोई नहीं रह गया। जो हमारे टाइम में मिडिल क्लास था ना, नो दे आर लोअर मिडिल क्लास और यू कैन से इनटू दी बिगर रेस, ठीक है। थोड़ा सा बिगर से अप, इज्जत को लेके अप मतलब है भीख मांगने लायक, लेकिन अपनी इज्जत, क्योंकि हमें इज्जत बहुत प्यारी होती है तो हम भीख नहीं मांग रहे, अदरवाइज हमें बेगर के रेस में ला दिया गया है। और जो मिडिल क्लास था वो तो सॉरी, मिडिल क्लास तो आपको बेगर एंड लोअर मिडिल क्लास में पहुंच ही चुका है। अब जो अपर क्लास है, अपर क्लास की फाइट ये है कि हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमें अच्छी तरह से जी हजूरी सलाम करता है, ठीक है मैम। और बाकी तो चाहिए नहीं। तो ये सारी रेस में अब जो टेंटेटिवली रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि इजराइल तो कल को एक रोबोटिक फौज भी इन्फोर्स कर सकता है, तो आपकी आबादी की ऐसे भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। आपकी लैंड रिसोर्स की उसको जरूरत है जो आप ऑलरेडी उठा के दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरफ हो, आपके इधर फिल्टर हो या उधर फिल्टर हो, मतलब आप उठा के दे। और लैंड रिसोर्स को भी खराब करने के लिए लैब शीट ऑलरेडी आप इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। मतलब हम जो खा रहे हैं, हम जो उपज रहे हैं, जो हम पैदा करने वाले हैं, वो सब ऑलरेडी आपने किसी और के हाथ में कंट्रोल दे दिया। क्योंकि जितनी भी ये वैक्सीनेशन आती है वो सारी वैक्सीनेशन की रिजल्ट आपके ही कहीं ना कहीं कंसीविंग पे जा रही है। तो व्हाट यू वांट? आपने फूड इंडस्ट्री को ऑलरेडी अपने कंट्रोल में करने के लिए जीएमओ ले आए, और बाकी जो बचा वो आप अपने फार्मर्स को इन्फोर्स करके ये के सेल्स को इन्फोर्स करके खत्म कर रहे हैं। ज़किया जी, ठीक है मैम। अनिल जी, बहुत सारी बातें आई हैं और मैंने एक्सपर्ट व्यू इसीलिए लिए हैं बहुत समय देकर कि चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन होना, क्लियरिटी आना बहुत ज़रूरी है। हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे या नहीं, भारत को क्या करना पड़ेगा, और हमें सबसे ज़्यादा भारत के विषय में ही सोचना है। वो लड़ रहे हैं, उनका अपनी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन भारत का संबंध सबसे अच्छा है। जितनी कंट्री इन्वॉल्व हैं आप सबको उठा के देख लीजिए। चाइना से हम भले कह दें कि नहीं बनती है, लेकिन बीच में चाइना भी तो गए थे ना, हमारे अपने मिलकर आए हैं, बातचीत हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हम शक्ल ही नहीं देखेंगे चाइना की, ऐसी तो बात है नहीं। तो हमारी सबसे अच्छी हो रही है, पर वो संतुलन में हम सबसे अलग थलग ही हैं। समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, और प्रभावित हम बिल्कुल होंगे। अनम्यूट करिए। राखी जी, ये बड़ा स्पष्ट है कि भारत सिर्फ अपने देश की हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। उसको सिर्फ अपने नागरिकों के हितों की चिंता है और उसके अंदर वो किसी भी पक्ष के साथ नहीं खड़ा है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, और यही एक स्वतंत्र देश और स्वाभिमानी देश की पहचान है कि हम हर जगह पर जो बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास तेल आपूर्ति पूरी हो, गैस आपूर्ति पूरी हो, हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। और हमारे नागरिक, अब दूसरी बात देखा जाए, हमारे ईरान में भी नागरिक है, तो इजराइल में भी है, अमेरिका में भी है, कतर में, हमारे हिंदुस्तानी सब जगह पर है। इसलिए सबकी चिंता अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पर हमको सबको ही देखना पड़ता है। हम जो भी रणनीति बनाते हैं वो अपने ऊपर बनाएंगे, अपने देश के ऊपर बनाएंगे, अपने देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाएं। तो ये निश्चित तौर पर हम किसी भी पक्ष के साथ खड़े होकर के
अपने को किसी का पिछलग्गू नहीं बनना या किसी की ग्रुप में शामिल नहीं होना, अपने आप में सब बैलेंस बनाते हुए आगे चल करके अपने आप को कैसे मजबूत करें, इस पर हमारी वर्किंग चालू है। आप ये देख रहे होंगे कि रक्षा के मामले में है, हम रक्षा के मामले में अपने उत्पादन, अपनी मिसाइलें बढ़ा रहे हैं, अपना रक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे रक्षा क्षेत्र का मामला हो, व्यापार क्षेत्र का मामला हो, भारत का मामला हो, हर मामले में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ चल रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थिति हो तो किसी के दाएं और बाएं जाकर के अपने को वन साइड नहीं रखना, और हमारी जो नीति भी है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं है। हम जो भारत हित में है, जो भारत के हित में होना है, उसके को ही हम आगे लेकर के चल रहे हैं। और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, सबकी अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, लेकिन उन परिस्थिति में आज के अलावा जो भारत कर रहा है, किसी के पास भी कोई अच्छा सुझाव हो तो जरूर दे कि हमको क्या करना चाहिए। आज हमको ईरान की भी जरूरत है, तो आज हमको अमेरिका इजराइल की जरूरत है। अगर हम ये देखेंगे कि ईरान के हमारे खिलाफ नहीं गया तो इजराइल ने भी पूरा तरीके से हमारा समर्थन करा है। आज हम ये अमेरिका के विषय में बात करेंगे तो एक टाइम ये भी था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के फेवर में बेड़ा भेज दिया था, तो रूस ने हमारे फेवर में बेड़ा भेजा। तो अगर हम पीछे से लेकर आज तक की किसी परिस्थिति देखेंगे, हर परिस्थिति के अनुसार देशों ने अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। जहां रूस ने हमें समर्थन दिया तो हमने अमेरिका के दबाव के बावजूद भी रूस से लगातार तेल खरीदा। हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए कि अमेरिका तेल मत खरीदो, तो हमने तेल नहीं खरीदा। सर कम तो किया था अनिल जी, कम तो किया था। देखिए ये सब जगह चीजें आई थी, इस चीज को हम नकार नहीं सकते। राखी जी, मैं पूरी बात तो सुन लो। खरीदा था नहीं खरीदा था एक बात। अभी ईरान का जहाज ने रिक्वेस्ट करी भारत के बंदरगाह पर आने के लिए, तो हमने उसको आने की परमिशन दी और उसके हमने उसको ठीक करने के लिए मदद करी। आप ये बात देखेंगे कि अगर गाजा में युद्ध हुआ है तो इजराइल गाजा युद्ध में, तो गाजा में मानवीय सहायता हमने भेजी है। हम जहां पर मानवीय सहायता आवश्यकता है वहां पर हमने काम करा। और भारत का बड़ा स्पष्ट संदेश रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम कूटनीति से बातचीत करना चाहते हैं। हमने कहीं भी अमेरिका का समर्थन नहीं करा कि आपने ईरान पर अटैक करके अच्छा करा। हमने कहीं भी ईरान अगर अटैक कर रहा है तो उसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। अनिल जी, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अनिल जी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान पर या ईरान के लोगों पर हमला करना सम्मानजनक है। उनको ईरान पर हमला करना और वहां के लोगों पर हमला करना सम्मानजनक लगता है। और अमेरिका हमारा दोस्त है, तो हम भारत ये चाहता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, किसी की जान जाए हम नहीं चाहते, लेकिन हमारा मित्र देश ऐसा चाहता है। फिर नहीं, आप राखी जी, आप अमेरिका को मित्र देश कैसे कहें? अमेरिका भी पूरी तरीके से व्यापारिक देश है। वो अपने हितों की बात करता है। अमेरिका कहाँ पर क्या कहता है, क्या करता है, उसका जवाब भारत को नहीं देना, उसका जवाब ट्रंप को ही देना है। लेकिन हम बड़ा स्पष्ट तौर से हमारी नीति है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपसी बातचीत के अंदर कोई रास्ता निकले, आपस बातचीत के लिए समस्या का समाधान हो। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध हो, किसी भी हमने अगर रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, एक राखी जी, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था तो हम कहीं रूस के साथ खड़े नहीं हुए, कहीं यूक्रेन के साथ खड़े नहीं हुए। हमारा बड़ा स्पष्ट था कि बातचीत से करो, शांति से समाधान करो। आज भी हम शांति से समाधान की बात कर रहे हैं, आज भी हम युद्ध से किसी के साथ खड़े हुए नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जहां हमारे भारतीयों के हित में की रक्षा करनी है, भारतीयों की रक्षा करनी है, देश के हितों की रक्षा करनी है, उस मामले में हमको जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। ठीक है अनिल जी, चलिए मैं आपकी सभी बातों का सम्मान करती हूँ, लेकिन सर अमेरिका हमारा मित्र नहीं है, व्यापारिक रूप से मित्र ये मत बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती कितनी अच्छी रही है और समय समय पे दिखी है, ये हम सब जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मेरे पास समय की सीमा है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा पाऊंगी, बट यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि भारत के लोगों की जब हितों की रक्षा हुई थी तो अमेरिका ने हमारे साथ क्या क्या किया है। हम उसको भूल नहीं सकते, नकार नहीं सकते। अब हम उस चर्चा को निकालेंगे तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। मैं खामियां नहीं निकाल रही हूँ, मेरा मकसद है जैसे आप भारत के लिए सोच रहे हैं मैं भी भारत के लिए सोच रही हूं, लेकिन हम ऐसी बात तो कम से कम ना करें जो सर बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही ना हो। चीजें क्या हमारे सामने नहीं आती, और मैं तो ऐसी डिबेट्स में अमूमन ही बैठती हूं, तो पूरा जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है सब समझ में आता है।
ठीक है, चलिए, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, जल्दी जल्दी से मेरे दो मेहमान बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कुंडू पुष्पलीला मैम, पहले आप बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। मैम अनम्यूट करिए। मिनट में अभी युद्ध के बारे में अभी इंडिया के कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, जैसा अनिल भैया ने कह रहा है। शांति रहो, एक तरह से वहां पर अपन का साथ में अमेरिका से क्या लफड़ा हुआ, ये मोदी दोस्तानी से अपन का देश में ऊपर क्या हुक्म चलाया था, और उनका जो है न दमनी नीति जो भी है, जो युद्ध का करना है, सबको कंट्रोल करने में चुप रहना भी अपन का देश का उनका मदद देने का सिग्नल जाता है कि कुछ नहीं बोल रहा है। कि कुछ नहीं बोलने का मतलब क्या है, अमेरिका जो भी करता है हम आपको साथ में रहेंगे, जैसा कहा वैसा। इन्होंने इंडिया का ऊपर इतना तारीफ डाला था, उस टाइम में भी मोदी का कुछ भी नहीं है। अभी वो लोग कम करा, क्या भीख मांग रहे क्या अपन? क्या अमेरिका के सामने पूरा हमारा राहुल जी जो भी कह रहा है सच कह रहा है। इंडिया को लेके जाके क्या ट्रंप के हाथ में दे दिया मोदी ने? जो उन्होंने दिए तो अच्छा कम कर दिया, भाई उसको शाबाशी देंगे, उनसे कुछ नहीं बात करेंगे, और अपन लड़ाई का खिलाफ है। अरे क्या है भाई, कहाँ पर हो आप? आंख मूछ के चल रहे हो क्या बीजेपी वाला? तो हम दुनिया में इतनी डरा हुए हैं। हैदराबाद में भी आप देखो, ना पेट्रोल नहीं मिल रहा, ना गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, ना पूरा सब लोग परेशानी है। कब से क्या हो जाएगा, गरीब लोग का क्या परेशानी देखो। अभी सब कुछ बंद हो जाएगा, स्कूल्स बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हर काम बंद हो जा रहे हैं। तो अभी हमारा देश में सब कुछ है, अवेलेबिलिटी है, टेंशन मत लो, हम अमेरिका से ले लेंगे, दोस्तानी निभाएंगे। अरे भैया, आपका दोस्तानी के वजह से ही ये दौर्भाग्य हुआ, ये दिक्कत आया। अब ट्रंप के दोस्तानी हमारा को इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा को हमको जो है ना, जो भी दुनिया में है सबसे लड़ने का ताकत हमारा फोर्स में है, हमारा आर्मी है, हमारे देश का जनता में है। आप क्यों अमेरिका का पांव के पीछे जाके वहां रह के उसके बात सुनने के लिए हमारा जो भी है इंडियंस, हम लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। अभी ये जो भैया कह रहे हैं शांतिपूर्वक वहां से लेके आने के बातें कर रहे, अरे भैया कितना लोग, कितना करोड़, हर देश में अपन का इंडियंस है। ये मोदी जी ठीक से नहीं रहने से वजह से हमारा आज पूरा विदेशों में जो जितना जनता अपन का देश का जनता है, बच्चे सिटी वहां पर जाके काम के वजह से, गरीबी की वजह से किसी देश उसको लाने में अभी तक एक बात भी नहीं निकल रहा भाई, एक बात नहीं। अब को फ्लाइट का चार्जेस देखो, दुबई का हाल देखो, दुबई में पूरा इंडियंस का बच्चे का क्या हाल है। ये क्या बात कर रहा है? अभी हम किसी के पीछे नहीं, कई दोनों को बोलते हैं ना, दोनों बिल्लियां लड़ लिए तो बीच में आके खाए, बंदर खाए जैसा। वो लोगों का जो लड़ाई में अपन का इंडिया को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा क्या? ऐसा आंख मुझ के रहने के लिए बोल रहे क्या ये लोग? अभी अनाज से लेके जो भी है ना, हर गरीब को परेशानी नहीं है, सबको परेशानी है। हमारा अमेरिका के तुम प्रधानमंत्री की वजह से, दोस्तानी की वजह से ये पूरा प्रॉब्लम हुआ बोल के सारा दुनिया बोल रहा है। अब F-18 का फाइल से शुरुआत से देखे तो इन्हों छोर उनको छोर, दोनों का किस्सा एक मुट्ठी में, एक को मुट्ठी में है। दोनों का रहस्य क्या है? आज इतना बड़ा मैं जिताता हूँ, तुम मेरे लिए फंडिंग करो, ये दोनों का बात इतना चल रहा है, इतना खुल रहा है। क्या आकर मुझ के हमको सुनने के लिए या कान बंद करके रहने के लिए क्या भजन करने वाले जैसा ऐसा बातें करे बोले तो कैसे करेंगे हम इंडियंस? तो हम ऐसे नहीं रहेंगे भैया। अनिल भैया को जरा समझाओ कि उम्मीद दिलाने के लिए हमको तो भरोसा ही नहीं है रहा प्रधानमंत्री जी के कि टारगेट कम करने से, क्रूड ऑयल लाने में, वहां पर तो इतना हो, ईरान इतना स्ट्रांग से फाइट दे रहा है, इजराइल का टेक्नोलॉजी के बराबर अपन कुछ भी नहीं है, और अमेरिका को आप मानते हुए चले जा रहे। कल के दिन अमेरिका वालों के किसको भरोसा है? आपका मोदी को होगा, हमको तो भरोसा नहीं है। पता नहीं कब वो युद्ध का वातावरण ने अपन को पूरा सत्यानाश कर दे रहा। अपन का बच्चों के साथ नाइंसाफी करना, अपन पूरा देश का देखो तो अमेरिका का जो ख्यालात है वो पूरा देश को इकट्ठा में उसका मुट्ठी में लेने का। क्या ये शांति रखने वाला बात है? आप मोदी जी का बातें कर रहे हैं तो हमको तो भजन करने के लिए बोल रहे हैं। एक तो जल जा रहे पूरा आजू बाजू वाले, पूरा नहीं, पूरा इंडिया का सब कंट्रीज इकट्ठे हो रहे। थर्ड वर्ल्ड वाले जाने के लिए अब अपन पीछे भी है मैडम। अपन को सेंटर में लगा दिया मोदी जी ने। उधर लात मारे तो इधर जाएंगे, इधर लात मारे तो उधर जाएंगे। क्या ऐसा इंडियंस को ऐसा बना के छोड़ दिया कि किसी को ओपनली अपन नहीं बोल सकते हम इसको मदद करेंगे, इसके साथ रहेंगे। ये नाइंसाफी चल रहा है, किसके लिए कर रहा है? ये वॉर किसके लिए कर रहा है?
जब उनके लिए उनके वेपन्स का जो है ना उनका जो है तमन्ना है वो उसको बेचने के लिए हर कंट्री के अंदर घुसना, उन लोगों को परेशान करना, हमारा देश का भी ये सुरक्षित नहीं मान रहे हम लोग। तो युद्ध नहीं आता क्या? अब युद्ध नहीं भी आए तो मैडम, युद्ध भी नहीं आए बोलो तो एक तरफ तक कोल्ड वॉर चल रहा है, अभी तो इंटरनल वॉर चल रहा है, नहीं दिखे जैसा कोल्ड वॉर चल रहा है। इसको अब नहीं मान रहे क्या? मानना पड़ेगा। इसके इफेक्ट तो है ना पूरा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ही है। हमारा राहुल जी जो बोल रहे हैं ना, पूरा देश को लेके जाके ट्रंप के पांव के नीचे रख के आ गया। अब बातें कर रहा है ये लोग, और इसको हिम्मत भी नहीं है ऐसा देश को बचाने का बात करने के लिए। ठीक है मैम, पूजा जी को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ ठीक है पूजा जी अपनी बात रखिएगा। मुझे दीजिए मैडम, ठीक है मुझे दीजिए, कम समय दिया मुझे। जी राखी जी जो है मैं जो है नहीं जाऊंगी इंटरनेशनल जो है रिलेशनशिप पे या फिर विदेश में क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है। हम भारत देश की बात कर लेते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल एंगल्स हमने समझ लिए हुए। अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कहते हैं कि भारत देश, तो अभी भारत देश में क्या चल रहा है, एलपीजी की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जिनके यहाँ पे शादियां है वो शादियां नहीं करा पा रहे हैं, और राम रसोई बंद हो गई हुई है। केजीएम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जो पेशेंट है उनकी जो रोटियां हैं 4 से घटा करके 2 कर दी गई हुई है। और जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप जी सदन में कहते हैं कि कोई स्कैरसिटी नहीं है, हमारे पास में भरपूर स्टॉक है और उस स्टॉक का हम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं? ये जो आप हॉस्पिटल में जो है कह रहे हैं कि नहीं अब हम जो है आपको 4 रोटियां नहीं देंगे 2 रोटियां देंगे, ये क्यों हो रहा है? जो आपने एस्मा लगा रखा हुआ है जिसका काम ही होता है कंटिन्यूसली सप्लाई बनाए रखना, राखी जी वो कंटिन्यूसली सप्लाई ना होकर के आपने कह दिया कि हम कमर्शियल सिलेंडर्स को बंद कर रहे हैं अनिश्चितकालीन के लिए और अस्थायी रूप से बंद कर दे रहे हैं। तो फिर ये जो जनता खड़ी है, जो सड़क पर खड़ी है, उनके साथ में न्याय कैसे होगा? भी चल रहा था माननीय प्रधानमंत्री जो भाजपा के प्रवक्ता भी बोले कि हम अपने देश की बात करेंगे। तो फिर जब आपको पता है कि इजराइल, ईरान, अमेरिका सब में वॉर चल रहा है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इजराइल आपको जाने की आवश्यकता क्या पड़ी हुई थी? आपको नहीं जानकारी थी कि आप इजराइल जाएंगे, उसके 2 दिन बाद में ईरान पे अटैक कर दिया जाएगा। और एक बात तो बिल्कुल जो डंका पीट रहे हैं कि ईरान से जो है हमारा तेल, ईरान से जो हरमुज रूट है, हरमुज रूट से हमारा तेल आया, ये जो भी सऊदी अरेबिया से आया हुआ है, वो किसके बैनर तले आया, किस झंडे के तले से आया हुआ है? लाइबेरिया के झंडे तले आया। हमारे जो है शिप को नहीं आने दिया, कार्गो को। और ईरान के ऑफिशियल ने बिल्कुल अनाउंस किया इस बात को कि हमने कहीं पर भी किसी को भी परमिशन नहीं दी है हॉर्मुज रूट का इस्तेमाल करने के लिए। और अगर ये जो तेल आ भी रहा है, जो आया हुआ है, वो भी हम 60% जो लेते हैं उसमें से सिर्फ मुझे लगता है कि 13% आ रहा हुआ है। और हम बात करेंगे नहीं हमारे पास में पूरा का पूरा स्टॉक बना हुआ है। तो सरकार का ये मिसमैनेजमेंट है। सरकार हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे फेल हुई, उसका खामियाजा भारत देश की जनता भुगत रही है। जब अब मैं एग्री करूंगी कि आपने तो डिप्लोमेसी रखनी है ना, हमें तो ईरान से भी डिप्लोमेसी रखनी है, इजराइल से भी रखनी है, अमेरिका से भी रखनी है। हमारा जो है जो क्रूड ऑयल आता था कतर से भी आता था। जब हमारे गल्फ कंट्रीज में वार चालू हो गए हुए तो हम ना तो कतर से ले पा रहे हैं, ना हम यूएई से ले पा रहे हैं, ना हम अपने कार्गो शिप से ला पा रहे हैं। और हम बात करें नहीं हम भारत देश की जनता को प्रोवाइड करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सनक है कि हमें पूरा विश्व जाने, मैं विश्व गुरु हूं, वो सनक की भेंट चढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि समस्या नहीं आ सकती है, ये वार ना तो आपने शुरू किया है, ना ही आपके कहने से ये बंद होने वाला है, पर आप डिप्लोमेसी कर सकते थे। जैसे जो है अभी आप दूसरे के झंडे तले अपना लेकर के आए हैं पेट्रोलियम, आप यही जो है क्रूड ऑयल अपने झंडे तले भी ला सकते थे अगर आप इजराइल नहीं गए होते, अगर आप जो है अब की बार ट्रंप सरकार नहीं किए होते, अगर आप ईरान को जैसे ही जो उनके सुप्रीम लीडर की डेथ हुई, वहां पे शहादत हुई, आप उनको कांटेक्ट करते और भारत देश की तरफ से शोक प्रकट करते कि आपके सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है। जब वहां पे स्कूली छात्राओं के वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया और स्कूली छात्राओं की डेथ हुई, तब आप कॉल करते वहां पे बोलते कि हम जो है हमें खेद है कि आपके यहाँ पे जो है मासूम बच्चियां डेथ हो गई। इसको तो यूएस भी और इजराइल भी एग्री नहीं कर रहा, नहीं हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा, ये गलत है। इसका मतलब जो मारने वाले लोग हैं वो खुद भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो ये आप कर सकते थे, पर आप डिप्लोमेसी में फेल हुए, अपनी सनक के चक्कर में आपने जनता को लगा दिया लाइन में। हम ये नहीं कह रहे कि जनता जो है जानती नहीं है, जनता को आपको बताना पड़ेगा। जनता को आप अचानक से आपने 60 रुपए बढ़ा दिया सिलेंडर का दाम, आप कह रहे कोई किल्लत नहीं, कोई किल्लत नहीं, 60 रुपए बढ़ा दिया, आप कह रहे कोई किल्लत नहीं, लेकिन हम 45 दिनों बाद ग्रामीण में सिलेंडर देंगे, 25 दिनों बाद जो है देंगे हम शहर में सिलेंडर।
और जो है कमर्शियल सिलेंडर को बंद कर देंगे तो जनता के बीच में बताइए आग लगी हुई है, जनता आपके साथ में पानी लेके खड़ी होगी, विपक्ष भी आपके साथ में पानी लेकर के खड़ा होगा, उस आग को बुझाने का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कह रही है कि नहीं आंख बंद कर लो, आग नहीं लगी हुई है, और इसीलिए ये आग बढ़ती जा रही है, ये कंसर्न है। हमें पता है हरमुज रूट जब पता है फर्स्ट वीक ऑफ वॉर स्टार्ट हुआ है, उसी समय जो है हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, जो हमारा एलपीजी का इंपोर्ट है, वो 60% से ड्रॉप करके महज 20% रह गया। वो तो हमें फर्स्ट वीक में पता चल गया कि जब 40% ड्रॉप हमारा फर्स्ट वीक में कर गया, तो जब ये लंबा खींचेगा तो फिर हमारा जो है कितना जो इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट है वो कितना ड्रॉप करेगा। और सरकार ने उसके लिए अल्टरनेटिव नहीं बना रखा हुआ था। सरकार को ये बात 13 दिन बाद याद आती है, 15 दिन बाद याद आ रही है। तो ये समस्या की बात है। हम चाहते हैं कि आप एक जो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष है उसका यूटिलाइजेशन करिए। जनता ने आपके कहने पे ताली थाली बजाई हुई है, आप उनको बताइए तो सही, आप उनसे अपील तो करिए। लेकिन नहीं, सब कुछ है लेकिन हम आपको देंगे नहीं, आप सिलेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये जो आप आग लगी हुई है उसको जनता को नहीं बता रहे हैं, ये समस्या है। ये आपके मिसमैनेजमेंट का जो भी परिणाम आ गया हुआ है, अब तो आ गया हुआ है, इसको सब टैकल करने के लिए खड़े। पर आप इस बात से एग्री तो करिए कि भाई आप सब लोग आइए साथ में खड़े होइए, हम लोग टैकल कर राखी जी। ठीक है, देखिए एक चीज तो है, क्योंकि समय हो गया है तो मैं वापस से तो नहीं समय दे पाऊंगी अनिल जी। इस बार हमें बहुत कम टाइम दिया। मैम अक्सर जुड़ती हैं, कभी कभी होता है। आज एक्सपर्ट व्यू में एक वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा, ये चर्चा बहुत जरूरी थी, इसलिए मेरे तीनों एक्सपर्ट को मिला। वार नहीं होगा, अनिल भैया को छोड़ के सबको लग गया भाई, हमारा भी हैदराबाद तक पहुंच गए। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, जानबूझ करके नहीं होता कि किसी को कम समय मिले। तो अनिल जी वापस नहीं आ पाऊंगी, आज समय बहुत हो गया है। देख रहे हैं, कोशिश यही है कि सब शांति बन जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर परिस्थितियां भारत को तो बैलेंस करनी है। देखिए कहां कितना बैलेंस होता है। अपडेट लगातार डेली की आ ही रही हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात तो देखिए बहुत साफ है, रशिया और चाइना का जिस तरीके से समर्थन है, ईरान को बैक सपोर्ट है देखिए, और इसको नहीं कह सकते कि हम फ्रंट पे ना सही, लेकिन सारी चीजों से सपोर्ट तो किया जा रहा है। अब भारत की जो बात है उसके सबसे अच्छे संबंध है, उनकी एक मजबूरी हो सकती है कि चीजों को बैलेंस करके चलो, लेकिन कब तक? असर तो हम पर भी हो रहा है, हम इन चीजों से कैसे निकलेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।